प्रिय बच्चों, अभी तक हमने पढ़े हैं एक्टिव पैसिव वॉइस। उसके बाद अब आज हम शुरू करने जा रहे हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, या इनको डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन के नाम से भी जाना जाता है। देखिए, जब हम किसी को कोई बात कहते हैं, कोई बात कर रहे होते हैं, तो वो जो डायरेक्ट वार्तालाप हमारा होता है एकदम सामने सामने, उसको हम जो है डायरेक्ट स्पीच के नाम से जानते हैं, उसको डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। जो बातें होती हैं उनको कथन कहा जाता है, ठीक है। तो आमने सामने जो बात हुई है उसको डायरेक्ट स्पीच, ठीक है। और जब मैंने मान लिया किसी से कोई बात कही और वो मेरी कही हुई बात को किसी और व्यक्ति से जाकर के उस बात को कहता है, ठीक है, तो वो इनडायरेक्ट स्पीच हो जाएगी। देखिए यहाँ पर स्पीच या नरेशन, स्पीच या नरेशन को कहते हैं कथन या कही गई बात। जो बात कही गई है, किसी एक वक्ता ने दूसरे व्यक्ति से कहा है, एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति से जो बात कही है उसको हम कहेंगे स्पीच या नरेशन। इसे दो तरह की होती है स्पीच आपकी, जैसे टाइटल भी है डायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच में कौन सी होती है, जैसे फॉर एग्जांपल हम ले सकते हैं कि अध्यापक ने मुझसे कहा तुम अब घर जा सकते हो। मान लीजिए कोई स्टूडेंट है, अब उससे कोई बात कही गई, तो ये जो हिस्सा है, ये जो कही गई बात है, ये डायरेक्ट स्पीच में कही गई है। अध्यापक ने मुझसे मतलब कि स्टूडेंट से कहा कि भाई तुम अब घर जा सकते हो, उन्हीं के शब्दों का ज्यों का त्यों कहा जाना वो डायरेक्ट स्पीच कहलाएगा। जबकि दूसरी तरफ इनडायरेक्ट स्पीच होती है कि जब जो स्टूडेंट है वो उस बात को अपने शब्दों में कहे, अपने तरीके से, अपनी तरफ से किसी और व्यक्ति के पास जाकर के, थर्ड पर्सन, कोई थर्ड पर्सन है उसके पास पहुंच करके कहे कि क्या कहेगा तब वो कहेगा अध्यापक ने मुझसे कहा कि मैं तब उस समय जब अध्यापक कह रहे थे घर जा सकता था। देखिए यहाँ पर, और इसको क्लियर करने के लिए हम यहाँ पर ये थोड़ा समझते हैं कि मान लीजिए ये है हमारे टीचर हैं, ये स्टूडेंट है, तो टीचर ने स्टूडेंट से एक बात कही, कहा तुम अब घर जा सकते हो। मतलब टीचर ने स्टूडेंट से कहा कि तुम अब घर जा सकते हो। अब स्टूडेंट ने ये बात जाकर के किसी थर्ड पर्सन को, अपने फ्रेंड को, अपने घर पर किसी से कही बात, तो ये क्या कहेगा स्टूडेंट जाकर के ये थोड़ा कहेगा कि तुम अब घर जा सकते हो। कि तुम कहेगा तो वो सामने वाले के लिए तुम हो जाएगा। वो कहेगा कि अध्यापक ने मुझसे कहा कि, वो क्लास में था तब कहा कि मैं, क्योंकि टीचर ने उससे कही थी कि मैं तब उस समय जब क्लास में था घर जा सकता था, कि मैं घर जा सकता था। तो ये आपका इनडायरेक्ट, मतलब टीचर द्वारा कही गई बात इनडायरेक्ट वे में इस थर्ड पर्सन के पास पहुंच गई। तो ये आपका किस तरीके से पहुंची, इनडायरेक्ट वे में, इनडायरेक्ट स्पीच के माध्यम से। तो ये जो स्पीच है ये इनडायरेक्ट स्पीच कहलाती है। अच्छा, अब आप देखते हैं कि यहाँ पर कुछ परिवर्तन हुए, जैसे तुम को मैं में बदल दिया गया, इन्वर्टेड कोमास यूज नहीं किए गए, यहाँ पर की लगा गया, ठीक है, और सकते हो का सकता था किया गया। तो ये परिवर्तन है जो हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में करते हैं, जिसको हम आगे स्टडी करेंगे। अभी इसको फिलहाल आप नोट कर लीजिए, ध्यान से समझ लीजिए कि डायरेक्ट स्पीच क्या होती है और इनडायरेक्ट स्पीच क्या होती है। पहले इसको समझना बहुत ज़रूरी है, उसके बाद आप जब आगे बढ़ेंगे तो बहुत आसानी से आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। अब देखिए एक सेंटेंस है हमारे सामने डायरेक्ट स्पीच में, द टीचर सेड टू मी यू कैन गो होम नाउ। देखिए इस सेंटेंस को आगे समझने से पहले थोड़ा सा आपको ये देखना होगा कि जब डायरेक्ट स्पीच में हम बात करते हैं तो यहाँ पर जो डायरेक्ट स्पीच का जो सेंटेंस है उसके दो हिस्से होते हैं, उसमें ठीक दो क्लॉजेज आती हैं। एक आपका जो पहला हिस्सा है जो इन्वर्टेड कॉमा से बाहर आता है उसको रिपोर्टिंग स्पीच कहा जाता है। जो इन्वर्टेड कॉमाज के अंदर आता है इस हिस्से को हम रिपोर्टेड स्पीच के नाम से जानते हैं। तो ये आपको विशेष ध्यान रखना है कि ये रिपोर्टिंग स्पीच है, ये रिपोर्टेड स्पीच है, ठीक है। जब कभी भी हम वर्ब ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच की बात करेंगे तो ये वर्ब की बात होगी। जब हम कहेंगे वर्ब ऑफ द रिपोर्टिंग स्पीच तब इस वर्ब की बात होगी। तो ध्यान रखना, जब बात करेंगे सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच तो हम इस सब्जेक्ट की बात कर रहे होंगे।
जब हम कहेंगे कि सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग स्पीच, तो हम इस सब्जेक्ट की बात करेंगे। जब हम कहेंगे कि ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग स्पीच, तो ये ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो इसको हम जब इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं तो क्या आएगा इसका, द टीचर टोल्ड मी दैट आई कुड गो होम देन। तो बच्चों देखो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि द टीचर सैड टू को टोल्ड में चेंज किया, कुछ चेंजेस आपको दिखाई दे रहे हैं। मी ज्यों का त्यों है, इन्वर्टेड कॉमास को हटा करके दैट लगा दिया गया है। यू के जगह हमने आई किया, कैन की जगह कुड किया, गो ज्यों का त्यों है, होम ज्यों का त्यों है, नाउ को देन में चेंज किया है। तो हम देखते हैं कि जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में किसी सेंटेंस को चेंज करते हैं तो वहाँ हम कुछ चेंजेस देख रहे हैं। अब ये कौन कौन से चेंजेस है, आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि भाई ये पता नहीं अब कैसे कैसे चेंजेस हो गए, कैसे हो गए, क्यों हो गए। बहुत ईजी है, बहुत सरल है, बस आपको ये कहना पंजा याद रखना है, झंडू पंजारिस्ट वाला पंजा। ठीक है, इस पंजे में ये मतलब 5 पंजे से मतलब यहाँ पर 5 चेंजेस हैं यहाँ पर। तो पहला चेंज देखिए, हमने सैड टू को टोल्ड में चेंज किया, ये आपका पहला चेंज हो गया। बस इस पंजे को याद रखोगे तो आपको बहुत ईजी हो जाएंगे। आपने इन्वर्टेड कॉमास को हटा करके दैट किया तो ये आपका सेकंड चेंज हुआ। यू को हटा करके आपने आई किया, ये आपका थर्ड चेंज हुआ। इसके बाद कैन को हटा करके कुड किया, ये आपका फोर्थ चेंज हुआ। और नाउ को हटा करके देन किया, ये आपका फिफ्थ चेंज हुआ। तो हमने यहाँ पर 5 प्रकार के चेंजेस किए हैं। ध्यान से समझना, 5 प्रकार के चेंजेस मतलब रिपीट हो सकते थे। आगे मान लीजिए ये आई है, प्रोनाउन है, चेंज इन प्रोनाउन, प्रोनाउन यहाँ 2 बार आ जाता, 3 बार आ जाता, तो वो चेंज रिपीट हो जाता, लेकिन प्रकार एक ही रहेगा। तो अब समझ लीजिए इसको, आगे देखिए कि जैसे सैड टू को टोल्ड में और इन्वर्टेड कॉमास को दैट में किया। ये जो शुरू के 2 चेंज हैं, ये चेंज कैसे हैं, किस बेस पर है, आप देख लीजिए कि अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच मतलब जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर है, जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर है, इसे रिपोर्टेड स्पीच कहा गया। इस रिपोर्टेड स्पीच का जो सेंटेंस है, जो इसके अंदर जो ये यहां से यहां तक जो सेंटेंस आया, ठीक है, ये कौन सी किस टाइप का सेंटेंस है। कितने प्रकार के सेंटेंस है आपके, 5। ठीक है, 5 प्रकार के सेंटेंसेस, वो मैं आपको आगे लिख देंगे उसको। चलिए लिख लेते हैं मोटे मोटे तौर पर, यहाँ पर लिख देता हूँ। 5 प्रकार के सेंटेंसेस आपके हैं। नंबर 1 assertive sentence, number 2 interrogative, number 3 imperative, number 4 exclamatory और नंबर 5 ऑप्टेटिव। तो ये 5 प्रकार के सेंटेंसेस आपके सामने हैं। इनके अकॉर्डिंग मतलब इनमें से अगर कोई सा भी है तो उसी के अकॉर्डिंग ये चेंज होता है और ये चेंज होता है। मतलब हर जगह टोल्ड या दैट नहीं किया जाता। इंटरोगेटिव सेंटेंस होगा तो यहाँ कुछ और आ जाएगा, यहाँ कुछ और आएगा। इंपेरेटिव होगा तो उसके अकॉर्डिंग चेंज होता है। क्लियर? इसके आगे बढ़ते हैं। आगे है आई में चेंज किया गया है, मतलब ये थर्ड चेंज है। तो यू और आई प्रोनाउन है, तो ये चेंज इन प्रोनाउन है, मतलब प्रोनाउन को चेंज किया गया। यहाँ एक तरह का प्रोनाउन था, उसको हटा करके दूसरी तरह का प्रोनाउन लिखा गया है। कैन को कुड में किया गया है, मतलब प्रेजेंट टेंस में था, इसको पास्ट में किया गया, तो मतलब चेंज इन टेंस, टेंस में परिवर्तन किया गया। उसके बाद नाउ को देन में, नाउ मतलब अब, देन मतलब तब, मतलब निकटता सूचक, मतलब अब की बात को बताने वाले शब्द को तब, मतलब दूरी बताने वाले शब्द में परिवर्तन किया गया है यहाँ पर। तो चेंज इन नियरनेस मतलब निकटता, इंडिकेटिंग सूचक शब्दों में परिवर्तन, नियरनेस इंडिकेटिंग वर्ड्स। तो निकटता सूचक शब्दों में परिवर्तन किया गया है, जो निकटता दिखाते हैं उसको दूरी प्रकट करने वाले शब्दों में परिवर्तित कर देते हैं। ठीक, तो इसको आप अच्छे से देखिए। केवल 5 प्रकार के चेंजेस हैं,
पहला 2 चेंजेस जो हैं आपके वो डिपेंड करते हैं सेंटेंस के अंदर आएगा, उसके टाइप के अनुसार ही हम ये 2 चेंजेस करते हैं। उसके बाद चेंज इन प्रोनाउन, प्रोनाउन में चेंज इन टेंस में परिवर्तन आएगा, निकटता सूचक शब्दों में परिवर्तन होना है। अब इन 2 चेंजेस को ही मैं एक टेबल आपको दूंगा और उस टेबल को देख करके आप समझ जाएंगे कि आपको इन 5 जो सेंटेंस बताए गए हैं इनको किस तरीके से हम चेंज करते हैं। अब हमारे सामने ये टेबल है जिसके अनुसार हम जो पहले 2 चेंजेस हैं उनको करेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इन्वर्टेड कोमास के अंदर अर्थात जो रिपोर्टेड स्पीच है उसके सेंटेंस के अनुसार कि वो सेंटेंस असर्टिव है, इंट्रोगेटिव है, इम्पेरेटिव है या एक्सक्लेमेटरी है या ऑप्टेटिव है, इन सेंटेंस के अनुसार ही हम जो से टू, सेट या सेट टू या सेज टू या इन्वर्टेड को आवाज़ को हटाकर कंजक्शन या कनेक्टर जो भी यूज़ करेंगे वो हम उस सेंटेंस के अनुसार ही करेंगे। अब जैसे इस टेबल में देखते हैं आप, अगर इन्वर्टेड कॉमास के अंदर असर्टिव सेंटेंस है तब हम से को से रखते हैं, सेज को भी सेज रखते हैं, से टू को टेल में चेंज करते हैं और सेज टू को टेल्स में। के बाद सैड आया है तो सैड रहेगा और सैड टू होता है तो उसको टोल्ड में चेंज करते हैं। और कंजक्शन के तौर पर यहाँ पर हम दैट का प्रयोग करते हैं। अगर इंटरोगेटिव सेंटेंस आया है तो हम यहाँ पर से, सेज, से टू, सेज टू, सेड टू के जगह आस्क, आस्क्स, आस्क्ड, इंक्वायर, इंक्वायर्स या इंक्वायर्ड अकॉर्डिंगली जहाँ पर जो आता है उसी के अनुसार उसको हम यूज़ करेंगे। और कंजक्शन के तौर पर हम यहाँ पर कि जो हमारा कनेक्टर यहाँ पर यूज़ होगा वो अगर 2 तरह के हमारे इंटरोगेटिव सेंटेंस होते हैं, एक यस या नो आंसर टाइप। अगर यस नो आंसर टाइप है मतलब अगर हमारा सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से शुरू है तब हम इफ़ या वेदर का प्रयोग करेंगे, प्लस उसके बाद हम सब्जेक्ट, प्लस हम जो सेंटेंस आगे बनाएंगे वो हमारा एसर्टिव सेंटेंस होगा, मतलब सब्जेक्ट फिर हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट एक्सेट्रा। दूसरी तरह का हमारा जो होता है क्वेश्चन वो हो सकता है WH टाइप कि यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड से शुरू हुआ हो। उसकी पहचान क्या है कि वो क्वेश्चन वर्ड से शुरू होता है और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आती है। तो जब हम इसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तब उस क्वेश्चन वर्ड को, द सेम क्वेश्चन वर्ड, जो क्वेश्चन वर्ड आया है उसी को हम यहाँ पर कनेक्टर की तरह यूज़ करते हैं। इन्वर्टेड कॉमास हटा करके उसी क्वेश्चन वर्ड को हम वहाँ पर रखेंगे। उसके अलावा कोई और वर्ड जैसे दैट वगैरह कोई और वर्ड नहीं आएगा। और उसके बाद हम सब्जेक्ट, मतलब बाकी जो हिस्सा है हमारा उस क्वेश्चन वर्ड के बाद उसको, उस हिस्से को असर्टिव सेंटेंस में ही बनाएंगे। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट एक्सेट्रा जो भी इसके बाद है वो सब वहाँ पर लिखेंगे। अगर हमारा सेंटेंस इन्वर्टेड कॉमास के अंदर जो सेंटेंस है वो इम्पेरेटिव सेंटेंस है तब हम उसमें अकॉर्डिंग टू सेंस, यहाँ पर मैंने प्रेजेंट को नहीं दिया, प्रेजेंट फॉर्म वर्ब की नहीं दी, सभी पास्ट फॉर्म को दिया है। तो आप समझ सकते हैं अगर प्रेजेंट में आया है तो आप रिक्वेस्ट करेंगे या रिक्वेस्ट करेंगे, ऑर्डर करेंगे, एडवाइस करेंगे। लेकिन मैंने यहाँ पर स्पेस की को ध्यान में रखते हुए थोड़ा सा अब आगे मैंने जो है सभी आपको पास्ट टेंस में ही लिया है इसको। तो रिक्वेस्टेड, ऑर्डर्ड,
एडवाइज्ड, मतलब ये सेड या सेड टू, अगर सेड आया है या सेड टू आया है तो हम इनको यहाँ चेंज करते हैं। अगर प्रेजेंट के है तो हम उसको अकॉर्डिंगली वही एस लगा करके या विदाउट एस अकॉर्डिंग टू टेंस लिखेंगे। लेकिन सेड और सेड टू आया है तो हम रिक्वेस्टेड, ऑर्डर्ड, एडवाइज्ड, आस्क्ड, फॉरवर्ड, कमांडेड, बेग्ड, वार्न, अर्ज्ड एट्सेट्रा हम इसको यूज़ करेंगे यहाँ पर। और कनेक्टर के तौर पर हम यहाँ पर करते हैं, केवल वर्ब फर्स्ट से पहले टू का यूज़ करते हैं। टू लगा देते हैं वर्ब फर्स्ट से पहले और हमारा वर्ब प्लस बाकी जो सेंटेंस का जो हिस्सा है वो लिखते हैं। अगर इम्पेरेटिव सेंटेंस हमारा लेटस आया है इम्पेरेटिव सेंटेंस के अंदर तो हम उसमें प्रपोज्ड, और अगर ऑब्जेक्ट भी दिया है तो टू प्लस ऑब्जेक्ट लिखते हैं, या सजेस्टेड। फिर यहाँ पर हम दैट का यूज़ करते हैं। यहाँ पर दैट इन्वर्टेड कॉमास को हटा करके दैट प्लस दे या वी, शुड प्लस वर्ब फर्स्ट प्लस आगे जो भी रेस्ट हमारा बाकी का सेंटेंस बचता है उसमें लिखते हैं। अगर ये हमारा इन्वर्टेड कॉमास के अंदर एक्सक्लेमेटरी है सेंटेंस है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, तो हम इसमें सेड या सेड टू को एक्सक्लेम्ड विद जॉय, विद शोरो, एक्सक्लेम्ड विद जॉय, एक्सक्लेम्ड विद सोरो, एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज, एक्सक्लेम्ड विद एंगर, एक्सक्लेम्ड विद कंटेम्प्ट, एक्सक्लेम्ड विद डिसगस्ट, exclaimed with applause, exclaimed with praise, according to sense। जैसा भाव सेंटेंस में आता है तो उसी भाव के अनुसार हम वही वर्ड यूज़ कर लेते हैं यहाँ पर। और कनेक्टर के तौर पर हम दैट इन्वर्टेड कॉमास को हटा करके दैट का प्रयोग करते हैं। इसके बाद ऑप्टेटिव सेंटेंस के अंदर अगर आया है इन्वर्टेड कॉमास के अंदर ऑप्टेटिव सेंटेंस आया है तो सेड या सेड टू को हटा करके विश्ड, कर्स्ड, प्रेड, ब्लेस्ड एट्सेट्रा का प्रयोग करते हैं। और कनेक्टर हमारा यहाँ पर दैट होता है। समटाइम्स नो कनेक्टर, कभी कभी किसी कनेक्टर का प्रयोग नहीं किया जाता। वो एग्जांपल्स आएंगे तब आपको अच्छे से और समझ में आ जाएगा। तो ये जो पूरी टेबल है ये आपको अच्छे से अपने दिमाग में सेट कर लेनी है कि हमें सेड या सेड टू को हटा करके क्या वर्ड वहाँ पर यूज़ करना है, से या सेज आया है, से टू या सेज टू आया है तब क्या करना है, ये सब आपको अपने दिमाग में सेट करना है। और कनेक्टर के तौर पर कौन सा वर्ड हमें वहाँ पर लिखना है ये आपको अकॉर्डिंग टू सेंटेंस पता होना चाहिए। आज के लिए आप इसको इतना ही थोड़ा अच्छे से अध्ययन करें, फिर आगे एक्सरसाइज आएगी तब आपको ये विद एग्जांपल्स अच्छे से और समझ में आते चले जाएंगे। आज के लिए इतना ही। चैनल को अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, टॉपिक समझ में आया, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइफ में आगे बढ़ते रहिए, तैयारी करते रहिए। थैंक यू।